मेन टॉपिक पे आते हैं। ये बेचारा फंस गया। अब जब ये फंस गया तो पुतिन प्रेगोजिन को कहा कि आप चले जाइए बेलारूस। बेलारूस पुतिन का एकदम समझिए सेकंड हाउस कहा जाता है पुतिन को। और यहाँ पुतिन भेज दिया किनको, इनको प्रेगोजिन को, और कह दिया गया कि आपकी सेना का मर्जर कर दिया जाएगा। अब जितने भी वेगनार ग्रुप की सेना है उन सेना का मर्जर कर दिया जाएगा रसिया में। रसिया में एक अलग बटालियन बना दी जाएगी, वेगनार ग्रुप का अलग बटालियन, उसका कमांड रसिया ही देखेगा, सब कुछ देखेगा यहाँ पर। और इनको ना बेलारूस में रख दिया गया है। इसके अलावे जो इनका सपोर्ट करने वाले ये जो सेर्जेई सेनापति थे ये गायब है रसिया में, अभी मिल नहीं रहे। इनकी पत्नी खोज रही है, फोन लगा रहे हैं, नहीं मिल रहा है, फोन लगभो नहीं करेगा। चलिए अब आगे समझते हैं। यहाँ पे समझा गया कहाँ है, पता ही नहीं चलता है यहाँ पे। अब उनका फोन नहीं लग रहा है, आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो ये इनको बेलारूस भेज दिया गया इनकी पूरी सेना में। अब क्या किया गया है, अब कमांड दिया गया चेचन लड़ाके जो यहाँ पे रमजान कादिरोव को। पुतिन के सबसे भरोसेमंद अगर कोई है वो रमजान कादिरोव है। ये चेचन लड़ाके ये सबसे खूंखार माने जाते हैं। अब जो लड़ाई का रुख होगा वो कंप्लीट चेंज हो जाएगा, जो पहले नहीं हुआ था अब होगा। अब रसिया भयानक रफ्तार से हमला करेगा और यूक्रेन पे 3 तरफा हमला कर देगा। अब प्रेगोजिन जो है वो बेलारूस से हमला करेगा अपने वेगनार ग्रुप के लड़ाकों के साथ। तो यहाँ बेलारूस से हमला कर देगा प्रेगोजिन, और यहाँ रसिया से हमला करेगी उसकी मेन आर्मी। और ये रसिया का ये एरिया चेचन्या कहलाता है। चेचन्या में चेचन फोर्सेस को लेके आगे बढ़ेंगे ये रमजान कादिरोव। अब ये 3 ओर से तबातोड़ हमला होगा यहाँ पर यूक्रेन में। अब यूक्रेन को कोई बचाने वाला नहीं आएगा और ये हमला तेज हो भी गया है। देखिए यूक्रेन का ये एरिया जो है, ये एरिया में इसके सबसे बड़े परमाणु रिएक्टर में आते हैं। यहाँ पर जेपोरेजिया नाम है, ये नाइपर नदी के किनारे शहर है जेपोरेजिया। जेपोरेजिया में यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु रिएक्टर है और यहाँ एक ही जगह में 6 परमाणु रिएक्टर है। देखिए 1 2 3 4 5 6 पूरे यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु रिएक्टर है। अगर एक भी रिएक्टर में ब्लास्ट हुआ तो भयानक तबाही होगा। ऐसे ही तबाही यूक्रेन एक बार देख चुका है। 1986 में इसका एक शहर था जिसका नाम है चेर्नोजेम। चेर्नोजेम में 1986 में एक रिएक्टर में ब्लास्ट हो गया था, केवल एक रिएक्टर में ब्लास्ट हुआ था और वो रिएक्टर इससे छोटा था। अभी क्या है, ये उससे अगर इनमें ब्लास्ट होता है इन रिएक्टर्स में तो उससे 10 गुना ज्यादा तबाही मचाएगा और यूक्रेन ही नहीं पूरा यूरोप बर्बाद हो जाएगा अगर इसमें ब्लास्ट हुआ तो। आप सोच सकते हैं कि ये रिएक्टर की सेफ्टी कितनी जरूरी है। लेकिन आपको लगता है ये सेफ्टी जरूरी है, लेकिन जरा ध्यान दीजिए ये वही रिएक्टर है 6 ठो जो हम आपको सैटेलाइट इमेज में दिखा रहे हैं। 6 रिएक्टर दिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 ये रिएक्टर है। और ये देखिए धमाका कहां तक हुआ है, ये रिएक्टर के कितने पास धमाका हुआ है। और इसमें रशियन आर्मी घुस चुकी है, रशियन आर्मी घुस चुकी है। 1 साल से जेपोरेजिया पे रशियन आर्मी का कब्जा है। यूक्रेन की आर्मी इस पे कब्जा कर ही नहीं पा रही थी, कितनों कोशिश की नहीं कब्जा कर पाई। लेकिन अचानक से यहां से भागने लगी रशियन आर्मी। रशियन आर्मी इसको खाली करके जाने लगी, उसको आदेश आया तुम खाली करो, जेपोरेजिया खाली करके वापस आओ। अब यूक्रेन को नहीं समझ में आ रहा, अगला टारगेट पुतिन का है कि जितने ये रिएक्टर है इस पर हमला कर देगा। लेकिन पुतिन इंतजार करेंगे हवाओं के रुख का, क्योंकि जब परमाणु रिएक्टर ब्लास्ट होता है तो उसमें खतरनाक रेडिएशन निकलते हैं जिसमें गामा किरण सबसे खतरनाक होती है। जैसे हम कोरोना को नहीं देख सकते थे, वो हमारी जान ले लेता था, उसी तरह परमाणु रिएक्टर से निकलने वाली गामा रेस को हम नहीं देख सकते लेकिन हमारी जान ले लेता है। अब अगर हवाओं का रुख इस पे डिपेंड करेगा, अगर हवाओं का रुख इस साइड में है तो पूरे यूरोप को तबाही होगी, और हवाओं का रुख इस साइड है तो अगर इसमें ब्लास्ट किया गया तो उल्टा रूस को तबाही होगी। अब यहां से रूस ने अपनी सेना को वापस बुला लिया है। जिस दिन हवाओं का रुख इधर होगा, मौसम विभाग बता देगी कि अगले 4 दिन 5 दिन तक हवाएं इधर चलेगी, विस्फोट करके जेपोरेजिया को उड़ा देगा। और इससे पहले जेपोरेजिया को काम तमाम कर दिया गया, क्योंकि जेपोरेजिया जो परमाणु रिएक्टर है इसके पास ये बहुत बड़ा जलाशय है जो इसको कूलिंग के लिए काम आता है, ठंडा करने के लिए। पुतिन ने इसका पानी सुखा दिया, कैसे, इसमें बांधवे तोड़ दिया। यहाँ पे ये रिएक्टर हो गया, ये रिएक्टर, यहाँ पे ये रिजर्वायर है, रिजर्वायर का बांध तोड़ दिया। बांध तोड़ने से पूरा पानी गिर गया। नोवा खाको का ये बांध का नाम था। नोवा बांध तोड़ देने से ये पूरा पानी निकल गया, यहाँ पानी ही नहीं है। अब दुनिया का कोई इंजीनियर अब इसे स्टार्ट नहीं कर सकता है। लेकिन इसमें पड़ा ईंधन में अगर ब्लास्ट हुआ तो चेर्नोजियम ब्लास्ट से 10 गुना ज्यादा खतरनाक साबित होगा। ये रूस ने यूक्रेन के जितने ठिकाने थे उसके उड़ाना चालू कर दिया। यूक्रेन के लगभग 9 से 10 जनरल रैंक के अधिकारियों को मार दिया, लगभग 100 अधिकारियों को उड़ा दिया। जो भी वहां पर मिसाइल डिपो थे उसके ऊपर बम्बार्डमेंट कर दिया। कमांड सेंटर को रसिया ने उड़ा दिया। रसिया ने अब अपने प्रेसिजन गाइडेड बमों को गिराना चालू किया। पहले रसिया के जहाज नीचे उड़ते थे जिससे वो टारगेट पे बम गिराते, तो अब हाइट पे उड़ रहे हैं और प्रेसिजन गाइडेड लेजर गाइडेड बम गिरा रहे हैं जो महंगे होते हैं लेकिन अचूक हमला करते हैं। अब रसिया ने पूरा कमर कस लिया, हमले को तेज कर दिया। उसने
अपने SU-35 बॉम्बर को उतार दिया है मैदान में। और इस बीच रसिया डिप्लोमेटिक भी खेल रहा है यहाँ पर। यूक्रेन जो था वो गेम खेल रहा था इजराइल के साथ, क्योंकि इजराइल एक ज्यूज कंट्री है, यहूदी, अब यहूदी कंट्री है, और पूरे दुनिया में इजराइल के बाद अगर कोई दूसरा यहूदी प्रधानमंत्री है तो वो जेलेंस्की है। तो ये दोनों यहूदी हैं, ज्यूज। तो यहूदी का कार्ड खेल रहे थे। पुतिन ने कह दिया कि ये कोई यहूदी वगैरह नहीं है, अपने देश में यहूदियों के लिए इसने कुछ भी नहीं किया है, और अगर ये यहूदी के नाम पे सहायता करेंगे तो इजराइल अपना भी मतलब भविष्य सोचे। अब इजराइल इसे आयरन डोम देने वाला था। अगर यूक्रेन को आयरन डोम मिल जाता तो यूक्रेन में एक भी गोला बारूद का आना असंभव हो जाता, क्योंकि आयरन डोम अब तक का सबसे ट्रस्टेड एयर डिफेंस सिस्टम है। वो छोटे छोटे हमलों को खत्म कर देता है। इसके लिए रसिया को दिक्कत था, लेकिन यहाँ खुद इजराइल डर गया, क्योंकि इजराइल अगर यूक्रेन को बचाने जाता, इजराइल जाता यूक्रेन को बचाने, तो इजराइल की दुश्मनी है ईरान से दुश्मनी है, और ईरान और रसिया में भयंकर दोस्ती है। अगर ये अपना आयरन डोम सिस्टम इजराइल यूक्रेन को देगा, तो यूक्रेन में जैसे देगा तो इसमें रसिया के हमले से कुछ ना कुछ आयरन डोम भी इफेक्ट होगा। और आयरन डोम जो है अगर रसिया के कब्जे में आ जाता है तो रसिया उसका रिवर्स इंजीनियरिंग करेगा, और रिवर्स इंजीनियरिंग करके ईरान को दे देगा, और ईरान उसका तोड़ निकाल देगा और हमास नामक आतंकवादी संगठन को दे देगा। और जिस हमास जो रॉकेट मारती है, इसकी सारी कमजोरियों को हमास पढ़ लेगा और रिवर्स इंजीनियरिंग करके बाद इजराइल को ही तबाह कर देगा। इसलिए इजराइल को मदद करने से ज्यादा खुद से डर लग रहा है कि कहीं आयरन डोम का रिवर्स इंजीनियरिंग करके कहीं कोई काट ना निकाल ले। रूस का सबसे ज्यादा अगर कोई हेल्प करता है तो वो इसका बेलारूस करता है। बेलारूस रूस का सबसे परम मित्र है। यहाँ पे लुकाशेंको इसके प्रधानमंत्री है। ये लुकाशेंको, इनकी रूस से बहुत ज्यादा दोस्ती है पुतिन से, क्योंकि दोनों ही पिछले 20 से 25 साल से सत्ता में है सब। यहाँ पे दोनों एकदम दोस्त की तरह, लगता है रिश्तेदार है सब यहाँ पर। अब इसमें ऐसा रीजन क्या है, क्योंकि ना ये बेलारूस की स्थापना 1991 में हुई थी, 1991 में। उसके बाद 1994 में सत्ता कब्जा कर लिए कौन, ये लुकाशेंको, और तब से लेकर अभी तक वहीं पे। चुनाव होता है तो जीती, दूसर किसी को जीतने ही नहीं देते। 2020 में चुनाव हुआ, इनको 80% वोट मिला। 2020 के चुनाव में 80% वोट मिला। ये इंसान 1994 से गद्दी पे है, यानी 28 साल से सत्ता में है, और इसे सत्ता में बनाए रखता है पुतिन, क्योंकि भैया तुम पुतिन का सबसे भरोसेमंद है। इसके विपक्ष में जो उठा था उसको इसने गिरफ्तार कर लिया। तो उसकी जो पत्नी थी स्वेतलाना, वो उठी। स्वेतलाना के बुढ़ऊ तो जेल में चल गए थे, स्वेतलाना को मिला 10% वोट। अब ये हल्ला करिए हमारा वोट मार दिया रे, मार दिया, तो इन्हों को उठा दिया। कहा सोचा तुम देश विरोधी काम करती है। कितना भी विद्रोह हो जाता है कोई कुछ नहीं सुनता है। रसिया अपने उधर से कुछ वैगनार ग्रुप वालों को भेजता है, शांत कर देते हैं सब यहाँ पे। तो बेलारूस और रसिया में बहुत बेहतरीन कनेक्शन है, क्योंकि इनको भैया 28 साल से सत्ता में है। ये क्या करेंगे, कोई इनके खिलाफ अगर बोल दिया तुरंत ये बंदा उसको जेल में भेजवा देता है। इतना खतरनाक है। एक पत्रकार था जिसका नाम था रोमन प्रोस्टेविच। रोमन प्रोस्टेविच जो था इनके खिलाफ लिखता था कुछ। ये एक बार ग्रीस से जा रहा था लिथुआनिया के लिए, ग्रीस से लिथुआनिया के लिए जा रहा था रियान एयरलाइन के थ्रू। अब जब ये ग्रीस से निकला, यूक्रेन के ऊपर से गया, जैसे बेलारूस के ऊपर से इसकी जहाज उतरी, इसने मिग 29 जहाज भेज दिया, लड़ाकू जहाज, और हवा में उसके जहाज को किडनैप कर लिया गया, जबकि ये इलीगल है, आप दूसरे जहाज को नहीं कर सकते। लेकिन इसने बहाना क्या बनाया कि इसको सूचना मिली है कि इसके अंदर बम रखा हुआ है, उतारो। अब भैया दोनों ओर से घेर लिए लड़ाकू जहाज, पायलट उतारा। जब पायलट उतारा तो इसकी पुलिस अंदर घुस गई और कही कि ससुरा रोमन प्रोस्टोविच निकालो इसको, चल रहे ससुरा तुम ही बम है, लेके चल गई। जहाज को कहा जाओ जाओ, इसी की जरूरत थी। इतना खतरनाक है बेलारूस। इनके खिलाफ आप बोले मतलब अगले दिन आपकी आंख खुलेगी जेल के अंदर। तो बेलारूस और रसिया के बीच में अच्छी दोस्ती है। रीजन क्या है कि बेलारूस में जब तक ये आपके लुकाशेंको है और इधर पुतिन है, भैया पुतिन सन 2000 से है, ये 1994 से, पुतिनों से बूढ़ है। तो समझ में आ रहा है, पुतिन का हर मामले में लुकाशेंको हेल्प करते हैं और पुतिन भी इनका हेल्प करता है। दोनों एक दूसरे को सत्ता में रखे हुए हैं, तो दोनों को एक दूसरे की ज्यादा जरूरत है। अब कुछ लोगों का कहना है कि इस विद्रोह के बाद पुतिन कमजोर हो गए हैं। कोई कमजोर नहीं हुए, उल्टे पुतिन शक्तिशाली हुए, क्योंकि 2016 में तुर्की में भी सेना ने तख्ता पलट की कोशिश किया था, लेकिन जनता ने उस तख्ता पलट को विफल कर दिया और तैयबुल अर्दोगान 2018 के चुनाव में भारी मतों से जीत गए। इसका मतलब जब कभी भी राष्ट्र पर विकट संकट आता है तो उसी राजनीतिक पार्टी को लोग वोट देते हैं जो पहले से सत्ता में है, क्योंकि जब राष्ट्र भावना जुड़ जाती है तो लोग दूसरे को नहीं देखते हैं। ऐसा 1999 में भी हुआ था जब चेचन्या हुआ था। चेचन्या अभी जो चेचन लड़ा के पुतिन के फेवर में, चेचन्या में जब विद्रोह हुआ था तो लोग पुतिन का भी साथ दिए थे और उसी के बाद पुतिन को सत्ता में दिया गया। हमारे देश में भी एक बार हुआ,
पाकिस्तान ने हमला कर दिया। पाकिस्तान का यह कायराना हमला जो था हमारे सोते हुए सीआरपीएफ के जवानों पर हुआ था फरवरी में। इतना बुरा वो दिन था और हमारे जवान वहां शहीद हो गए। इसके बाद हम लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक किया। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, उसमें हमारे विंग कमांडर अभिनंदन का जहाज उस साइड में गिर गया और सरकार ने बड़ी दृढ़ता से उसे वापस लाया। इससे देश की जनता का और अपने सत्ता के साथ विश्वास बढ़ गया और मोदी जी का उल्टा मतलब जो वोट शेयरिंग था वो बढ़ा। रीजन क्या है कि जब भी राष्ट्र पे संकट आएगा और राष्ट्र का जो अध्यक्ष है वो बहुत बोल्ड डिसीजन होगा तो जनता उसी के साथ लेगी। जितना कड़ा डिसीजन इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक में लिया था उतना कड़ा डिसीजन मनमोहन सिंह को भी लेना चाहिए था जब ताज होटल में हमला हुआ था, लेकिन उन्होंने नहीं लिया था। यहाँ पे उनको लेना चाहिए था ये हमला। तो बहुत जबरदस्त। अब ये डिपेंड करता है कि रिएक्ट कैसा कर रहे हैं। तो पुतिन तो बहुत खतरनाक रिएक्ट कर रहे हैं, इसलिए क्रेमलिन में होने वाला इलेक्शन, रशिया में 2024 इलेक्शन में पुतिन को कोई नहीं हराएगा। और दूसरा बात, पुतिन का शक्तिशाली होना, रशिया का शक्तिशाली होना जरूरी है, क्योंकि रशिया अगर कमजोर होगा तो रशिया के पास केवल एक ही दोस्त बचेगा, चाइना, और रशिया चाइना के गोद में बैठ जाएगा, क्योंकि चाइना के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। और चाइना पे रसिया गया तो दिक्कत है, क्योंकि हमारे इंडियंस का 70% हथियार जो है वो रसिया से है। हमारी पूरी डिफेंस इंडस्ट्री रसिया पे है, इसलिए रसिया का शक्तिशाली होना जरूरी है, वरना वो चाइना के गोद में बैठ जाएगा। और चाइना के गोद में